वेलकम टू द क्लास अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सेशन। अभी तक लास्ट सेशन पर हमने कुछ लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके थे उनमें से 4.7, ठीक है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर A, B, C एंड D दिया था और उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया था फर्दर क्वेश्चन। होपफुली आपने किया होगा, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो इस सेशन पे हम उसके सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। जो वीडियो सेशंस हैं हमारे वो तमाम मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि यूट्यूब पे आप फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन लिखेंगे और उसके बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आने के बाद वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेशन है जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी फर्दर वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वीडियोज़ देखने के बाद कोड आप के लिए आप मेरे ब्लॉग पर आएंगे फहद हुसैन CS blogspot.com पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तमाम कोर्स मिल जाएंगे जो हमने किसी स्पेसिफिक सेशंस में किए हुए, ठीक है। आप यहाँ से कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने आईडी में पेस्ट करके रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले 4.8 की बात करें तो यहाँ पर आपको कोड देखकर सजेशन करनी है इसके हवाले से कि ये प्रोग्राम क्या करता है, ठीक है, या क्या करेगा जब आप इसको रन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस वक्त स्किप कर रहा हूँ, ऑल्दो हम लास्ट में इसे भी रीड करेंगे, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पर। तो 4.9 पे लिखा हुआ सम ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझेंगे पढ़ने के बाद जब आप समझेंगे तो आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप यूज़र से सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप कितने नंबर को सम करवाना चाहते हैं। तो यूज़र नंबर ऑफ दी इंटीजर डालेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 का मतलब ये है कि यूज़र ने पहले बताया है कि नंबर मैं कितने ऐड करना चाहता हूँ 5। उसके बाद यूज़र ने 5 टाइम नंबर एंटर किए हैं, तो जो 5 नंबर यूज़र ने एंटर किए हैं उसका सम हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम चाहते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि जो 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर नंबर हैं हम उनके सम को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब ये बात हो जाएगी या ये बात हमें समझ में आ जाएगी दैन ही हम उस क्वेश्चन को पढ़कर मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे। तो ये जो फर्दर कोड था हमारे पास, मैंने इसे कमेंट किया। कमेंट करने के बाद हम 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू का सम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ 1 to 10 numbers to display, ओके। तो मैंने इंटीजर i लिया एक और इसी तरह इंटीजर सम इक्वल टू 0 लिया, ओके। इसके बाद फॉर का लूप बनाया, फॉर i इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। तो इसका मतलब है कि ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा, ठीक है। 10 पर इसकी वैल्यू जैसे 11 होगी उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस आई, ओके, तो इसका मतलब ये है कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। और 0 के अंदर मैं हर दफ़ा किसकी वैल्यू इंटर करता जा रहा हूँ, आई की। तो आई की वैल्यू एक दफ़ा 1 है, तो 0 प्लस 1, ठीक है। दूसरे आइटरेशन पे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन टिल द 10। तो तमाम वैल्यू सम होने के बाद किस वेरिएबल में स्टोर है, सम के अंदर, ठीक है। अब इस सम की वैल्यू को हमें कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, अपने आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना है कि टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 to 10 इक्वल टू सम, ठीक है। तो अब मैं लूप से बाहर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद कहता हूँ printf the sum of 1 to 10 numbers are %d for format specifier, comma name of the variable sum and terminate। कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी। F11 प्रेस किया मैंने, ओके। मैंने यहाँ पर कॉमा प्रेस किया हुआ है सेमीकोलन की जगह। F11 अगेन प्रेस किया और आप देख रहे हो कि सम ऑफ द इंटीजर क्या लिखा आ रहा है, 55। और ऐसा ही है, आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड 10 तक करेंगे तो सम ऑफ द टोटल नंबर क्या आएगा हमारे पास, 55 आएगा। टेस्ट करते टेस्ट करने का तरीका कुछ यूँ हो सकता है कि अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स की, ठीक है, तो 5 4 9
9 1 10, 10 3 and 2 15, ठीक है। तो 1 से 5 तक का सम क्या होगा 15। लेट्स सी, हम इस 1 की जगह 5 करते हैं। अब कंट्रोल एस किया, F11 प्रेस किया, और अब आप देख रहे हैं कि आउटपुट बिल्कुल वही आ गया जो हमने ड्राई रन करके भी अभी देखा था कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 15। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने ये डिस्कस किया कि सीरीज ऑफ नंबर को किस तरह से हम ऐड करवा सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल सम। सम को इनिशियली ज़ीरो लिखने की वजह ही यही है कि इसके अंदर हम ज़ीरो से स्टार्टिंग वैल्यू शुरू करते हैं, क्योंकि ये रिजर्व किया हुआ हमने सम करवाने के लिए, ठीक है। यही वजह है कि इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज किया जाता है। बाकी आप इस वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम इसे दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि डायरेक्टली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सम करने के लिए, ओके। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ पर समझ लिया है कि हम किसी भी नंबर्स को ऐड किस तरह से करते हैं। नाउ अब हम चलते हैं अपने वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ अगेन, और अब इस क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं। तो लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट सम अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। एक प्रोग्राम लिखें जो इंटीजर के सीक्वेंस को सम करे। अज्यूम दैट द फर्स्ट इंटीजर रीड विद स्कैनफ स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ वैल्यूज रिमेनिंग टू बी एंटर्ड। यानी सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर इंटीजर यूजर से लेंगे, और जो कि इस बात को वाजे करता है कि आप कितने नंबर रिमेनिंग एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है योर प्रोग्राम शुड रीड ओनली वन वैल्यू ईच टाइम स्कैनफ इज एग्जीक्यूटेड। एट अ टाइम एक नंबर वो यूजर आपसे लेगा, ठीक है, जब भी वो यूजर एंटर कर रहा होगा नंबर। उसके बाद लिखा हुआ है ए टिपिकल इनपुट सीक्वेंस माइट बी, यानी कि जो सीक्वेंस होगा इनपुट का वो ऐसे हो सकता है, यानी यूजर ने पहले 5 लिखा तो उसके बाद उससे कितने डिजिट्स पूछे गए, 5 डिजिट्स पूछे गए। अगर वो 10 लिखता तो उससे कितने पूछे जाते, 10 पूछे जाते। वेयर द 5 इंडिकेट्स दैट द सब सीक्वेंस 5 वैल्यूज आर टू बी सम्ड। जब उसने 5 वैल्यू दी है तो उसका मतलब है कि ये 5 वैल्यू ही सम होकर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। तो ये क्वेश्चन समझने के बाद हम इसको टाइटल देते हैं अपने प्रोग्राम में सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर प्रोवाइडेड बाय यूजर एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंटीजर i इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली इंटीजर सम इक्वल टू 0, ओके। लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना होगा कि हम यहां पर आते हैं और कहते हैं printf एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर टू सम टुगेदर, ठीक है। आप वो नंबर बताएं जो आप सम करना चाहते हैं, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल 5 बताया या वट एवर जो भी बताया, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्कैनफ %d कॉमा एंड के साथ वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ num_qty, ठीक है, नंबर क्वांटिटी। तो ये इंटीजर होना चाहिए, लिहाजा मैं इसे कॉपी करने के बाद कॉमा लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना भाई, कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया जाएगा, कितने नंबर आप एंटर करना चाहते हैं, और वो किस में सेव हो जाएगा, num_qty में। जब ये सेव हो चुका तो अब मैं एक लूप बनाऊंगा और यहाँ पर कहूँगा i की वैल्यू 0, i लेस देन इक्वल टू दिस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पहले अगर आपको मैंने जो क्वेश्चन करवाया था इसकी वजह ही यही थी ताकि आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ पर मैंने 5 खुद लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं यूजर से ले रहा हूँ कि भाई तुम कितने नंबर एंटर करवाना चाहते हो। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद हम i++ कर देंगे, देन उसकी बॉडी मैंने बना दी। अब बॉडी के अंदर हमें सबसे पहले क्या पूछना है कि आप नंबर बताते जाएं और हम क्या करते जाएंगे, उसको एंटर करते जाएंगे। लिहाजा मैंने यहाँ लिखा printf enter integer number 1 by 1, okay, to sum up। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोबारा scanf लेंगे क्योंकि अब इंडिविजुअल नंबर की बात हो रही है। तो scanf लेने के बाद %d कॉमा एंड साइन, और अब यहाँ पर हमें वो नंबर बताने की ज़रूरत है
नंबर, इसका नाम, वेरिएबल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, नंबर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने नंबर लिखा है तो मुझे इसे इनिशियलाइज भी करना होगा, तो मैं यहाँ आकर नंबर को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, तो मैंने नंबर को इनिशियलाइज कर दिया। अब जब नंबर को मैं इनिशियलाइज कर चुका हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, फॉर लूप के अंदर मौजूद हूँ, तो बार बार वैल्यू से पूछी जा रही है और उसके बाद सम के अंदर क्या किया जाना चाहिए, मुझे उसे सम करते रहना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू मौजूद है, तो सम की वैल्यू 0 है, तो लिहाजा मैंने कहा सम इक्वल टू सम प्लस, और लूप की वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, यानी कि जो वैल्यू इंटर की जा रही है वो इसमें मौजूद है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो सम वेरिएबल यहाँ पर 0 के इक्विवेलेंट था, तो हम इसमें इंडिविजुअली नंबर को ऐड करते जा रहे हैं जो यूज़र यहाँ पर ऐड कर रहा है, और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ये तमाम आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द यूज़र। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सम डिस्प्ले करवाना है, लिहाजा मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा द सम ऑफ यूज़र एंटर्ड वैल्यू ठीक है, %d बाहर आएंगे कॉमा और सम वेरिएबल का नाम टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर आइटरेशन लूप की मैंने 0 से चलाई है, 0 से नहीं बल्कि मुझे 1 से चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से चलाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो नंबर मैं एंटर करूँगा उसकी आइटरेशन भी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर भी /n लगा देता हूँ ताकि हर नंबर मुझसे एक सेपरेट लाइन पर पूछा जाए। लिहाजा कंट्रोल S करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि पूछा जा रहा है कि आप एंटर करें कि आप कितने नंबर को ऐड करना चाहते हैं। मैंने कहा 5 एंटर, तो उसने सबसे पहले कहा मुझे कि आप फर्स्ट नंबर एंटर करें विच मी, तो मैंने कहा 1 2 सेकंड नंबर, 3 4 नंबर एंड 5। तो अभी हमने अपने प्रोग्रामिंग में भी देखा था कि जब हमने 1 से लेकर 5 तक के सम करवाए थे तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, 15, और यही आना चाहिए। लिहाजा मैं चेक करता हूँ एंटर प्रेस करके, और आप देख रहे हो लिखा आ रहा है द सम ऑफ यूजर्स एंटर्ड वैल्यूज 15। तो इस तरह सक्सेसफुली हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को यहाँ पर रिजॉल्व किया आफ्टर दिस लॉजिक, जब हम काम कर रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक का सम किस तरह से मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज़र से पूछा कि आप कितने नंबर एंटर करवाना चाहते हैं, और उसके बाद उसी वेरिएबल को हमने अपनी कंडीशन के वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर लिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने उससे यूज़र से वैल्यू मैं पूछता गया और उसके बाद सम के अंदर सम करवाता गया, और फाइनली मैं लूप से बाहर आकर उस वेरिएबल को क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। दैट्स इट। इसके बाद बारी आती है 4.10 की। ठीक है, 4.10 पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करना है एवरेज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। पहले आप सम मालूम कर रहे थे, अब आपने क्या मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है। तो प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ सेवरल इंटीजर, जो कि प्रिंट करेगा इंटीजर के एवरेज को। एज्यूम दैट the last value read with scanf is the essential 4 times 9, a typical input sequence might be dash। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले यूजर से डिफरेंट इंटीजर नंबर लोगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही यूजर 4 टाइम 9 वाली वैल्यू एंटर करेगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और जो उससे पहले तक की आपने वैल्यू एंटर की है उस तमाम वैल्यूज की एवरेज को वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। इसे हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम को बनाया और रन किया है, ठीक है, रन करने के बाद आपने फर्स्ट नंबर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4, और 5वें नंबर पर आपने ये नंबर लिख दिया। तो आप ये नंबर लिखने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको 1 2 3 4 इन तमाम नंबर्स का एवरेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये वो नंबर है जिसके जरिए से आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखें तो फर्दर बताया जा रहा है इंडिकेटिंग दैट द एवरेज ऑफ द ऑल वैल्यू प्रीसीडिंग 4 टाइम 9 इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इस नंबर की वजह से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और फाइनली आप अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ द वैल्यू आपको एवरेज डिस्प्ले होकर मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम एवरेज को समझते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। तो एवरेज का मतलब होता है क्या है
फॉर एग्जाम्पल तुमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर avg, ठीक है, तो एवरेज जितने नंबर्स तुम लिख रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 5 इंटीजर दिए हैं, पांचों इंटीजर आपस में सम होंगे, सम होने के बाद जितने नंबर्स हैं उससे क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आप इस avg को प्रिंट करवा दें, तो मैंने लिखा %d, avg, ठीक है, और बाकी तमाम कोड को हम कमेंट कर देते हैं ताकि समझना यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाए। कंट्रोल S करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ, और आप देख रहे हैं कि इसका एवरेज इंटीजर फॉर्म में 11 आ रहा है, ऑल्दो अगर मैं फ्लोट लेता तो वो डेसिमल पॉइंट के साथ भी आता, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पर 11 डिस्प्ले हो रहा है जो कि इसके एवरेज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको एवरेज के हवाले से समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या है, कि जितनी वैल्यूज आप देते हैं वो पहले सम होती हैं, और जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही नंबर से उसे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। लिहाजा इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं जो अभी हमने समझा है। तो सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं, इंटीजर i = 0, सिमिलरली num विच मीन नंबर। उसके बाद मैंने एक फ्लोट लिया जिसका नाम है काउंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी। इसी तरह avg के नाम से एक वेरिएबल बनाया जो कि एवरेज के लिए, और इसी तरह इंटीजर sum = 0। क्यों? क्योंकि जब तक मैं सम नहीं करूँगा उसके बाद मैं डिवाइड करूँगा ना, तो पहले हमारे लिए सम करना ज़रूरी है, जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने करके भी देखा है। तो इस कोड को मैं कमिट करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, हमने यहाँ से समझ लिया। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे जो इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद सबसे पहले मैंने वाइल कंडीशन के थ्रू यहाँ पर बताया कि अगर num नहीं बराबर है किसके, 4 × 9 के, और अभी हमने देखा है कि जब वैल्यू 4 × 9 होगी तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है नहीं है, यानी कि यूज़र ने 4 × 9 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू एंटर की है, तो तुम क्या करो, तुम सबसे पहले यूजर से पूछो कि एंटर्ड इंटीजर नंबर बिसाइड्स 49। इफ यू प्रेस 4 × 9 द प्रोग्राम एग्जिट, ठीक है ना। अगर यूजर ने 4 × 9 प्रेस किया तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई वैलिड नंबर लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 100 लिखा है, तो जाहिर सी बात है फिर तो मुझे स्टोर करवाने की ज़रूरत है। मैंने कहा स्कैनर %d और इसे स्टोर कर दो जो वेरिएबल है हमारे पास num के नाम से, ठीक है। तो num वेरिएबल पर वो स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने कहा अगर num यूज़र ने दोबारा एंटर कर दिया है ये, ठीक है ना, तो तुम्हें ये मुझे बताना होगा ना कि भाई तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा तुम क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, वगरना तो मैंने इफ़ की बॉडी नहीं बनाई, मुझे इफ़ की बॉडी बनानी पड़ेगी और उसके अंदर ब्रेक लिखना पड़ेगा, लिहाजा मैंने ब्रेक लिखा। और एल्स के अंदर मुझे क्या करना होगा, सम, और उसके बाद डिवाइड करना होगा। लिहाजा मैंने कहा कि सम = सम प्लस नम, ठीक है। देन काउंट की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है क्योंकि मैं लूप किस लूप के अंदर मौजूद हूँ, वाइल के अंदर मौजूद हूँ ना। और हमने वाइल लूप के अंदर पढ़ा है कि जब भी हम आइटरेशन को मूव करवाना चाहते हैं तो आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं, i++। तो आई की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, काउंट ++, क्योंकि काउंट की वैल्यू पहले क्या है, 0 है अगर आप वेरिएबल पे देखो तो काउंट 0 को मैंने ++ किया, एंड देन फाइनली मैं किसे करूंगा, i++ करूंगा, ठीक है। ये i की वैल्यू है, ये काउंट की वैल्यू है, ठीक है। ये करने के बाद हम दोनों बॉडी से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर जो वेरिएबल है एवरेज, इसके अंदर मैं सम डिवाइड बाय काउंट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम अपनी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। द वैल्यू ऑफ the average of entered numbers is %d, comma avg, and finally terminate. Okay,
अब प्रोग्राम को दोबारा एक दफ़ा से समझते हैं। सबसे पहले यूज़र आता है, यूज़र ने एक नंबर एंटर किया, तो सबसे पहले चेक किया जा रहा है क्या वो नंबर 4 टाइम 9 तो नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है वाइल की नम की वैल्यू, तो सबसे पहले देखो कि क्या यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो 4 टाइम बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो किस में स्टोर हो जाएगा हर दफ़ा, नम के अंदर, ठीक है। नम की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे यूज़र ने वैल्यू दी तो नम की वैल्यू हो गई कोई भी 1 लिखने के बाद देख ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यकीनी तौर पे हम कहाँ पर आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। तो सम की वैल्यू 0 है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने जो नंबर वैल्यू एंटर की है वो 1 है, तो सम की वैल्यू अब क्या बन चुकी है 1 बनने के बाद काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, अब क्या हो गई 1, और इसी तरह आई की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, अब आई की वैल्यू भी क्या हो चुकी है 1। तो ये दोनों चीज़ें आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं जो बार बार इसको फ्रिक्वेंटली मूव कर रहा है, ठीक है ना। जब तमाम वैल्यूज हो गई और फॉर एग्जाम्पल वो इस जगह पर आ गया, यानी कि यूज़र ने 4 टाइम 9 एंटर कर दिया, तो ये पूरे लूप से मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, बाहर आ जाऊँगा। और बाहर आते ही क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू सम हुई है उसको काउंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और उसके बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। लेट्स सी, कंट्रोल एस F11, तो मुझे फर्स्ट नंबर एंटर करना है, मैंने कहा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो क्या होगा टर्मिनेट। लेट्स सी, तो वैसे ही टर्मिनेट हुआ और उसके बाद एवरेज की वैल्यू प्रिंट हो गई, लेकिन एवरेज की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, उसकी जगह 0 लिखा आ रहा है। तो हमें कुछ देखना होगा कि एवरेज की वैल्यू फ्लोट यहाँ पर है, तो क्या मसला है। फ्लोट ले लेते हैं और फ्लोट की जगह हम %f लिख के भी देखते हैं। कंट्रोल एस F11 अगेन, 1 2 3 4, ठीक है, और हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। इसकी वजह ये थी कि वो कुछ डेटा टाइप्स जो है फ्लोट में थे, और हमें पता है कि डबल और फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट के साथ भी वैल्यू शो होते हैं और होल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एवरेज को फ्लोट कर दिया, और फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा इस्तेमाल होता है, %f, और वही हमने इस्तेमाल किया। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। एक दफ़ा फिर से मैं थोड़ा सा रफली बताऊं कि हमारी लॉजिक ये थे कि अगर यूज़र 4 टाइम 9 एंटर करता है तो ब्रेक हो जाए हमारा लूप, वगरना जब तक वैल्यू यूज़र देता जा रहा है वो बार बार आकर सम के अंदर क्या होता जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, काउंट की वैल्यू बढ़ाने की वजह ही यही है कि वो बार बार इस लूप को रन करा सके, क्योंकि जितनी दफ़ा तुम वैल्यू एंटर कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ वैल्यू से मुझे उसे डिवाइड भी तो करना है ना। तो हर दफ़ा जब तुम नंबर एंटर करोगे तो काउंट की वैल्यू भी 0 से क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल तुमने 10 टाइम वैल्यू एंटर की है, तो काउंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तभी तो मैं 10 से उसे डिवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो यही वजह से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद फाइनली जो एवरेज का फॉर्मूला था, जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसे मैंने अभी कमेंट कर दिया है, ठीक है, उसी बिहाफ पर यहाँ पर वर्किंग हुई और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसे प्रिंट करवा दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो 4.11 में लिखा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ सेवरल इंटीजर, assume that the first value read specified the number of the values remaining। तो ये भी वही लॉजिक है कि सबसे पहले तो यूजर से पूछा जाएगा कि तुम कितने नंबर को एंटर करना चाहते हो, सही है भाई। उसने कहा कि मैं नंबर एंटर करना चाहता हूँ 3, तो इसका मतलब है 3 नंबर हम यूजर से लेंगे और उसके बाद यूजर को बताएंगे कि इन तीनों नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर चुके हैं, लिहाजा मैं इसे कमिट कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर a = 1, b = 2, c = 3, ठीक है। पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल करा रहा हूँ ताकि बात समझ में आया, देन आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने कहा इफ a is greater than equal to b and similarly b is greater than equal to c, तो हमें पता है लॉजिकल ऑपरेटर दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा अगर a की वैल्यू ग्रेटर है b से और इसी तरह b ग्रेटर है c से, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों वैल्यू बड़ी है इससे, ठीक है ना। तो तुम क्या करो, एक वेरिएबल लो z और उससे बराबर कर दो
1 है, ठीक है, एक आसान लॉजिक ये है। और उसके बाद मैंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या करो, z को बराबर कर दो b के। एक सिंपल सी एग्जांपल हमारी ये है। इस लॉजिक के बिहाफ पर हमारी वर्किंग होगी कि दो वेरिएबल्स को हम टेस्ट करवाएंगे और उस टेस्ट करवाने के बाद डिसीजन ले रहे होंगे कि z की वैल्यू 1 हो सकती है या नहीं, या फिर b हो सकती है। इससे फायदा ये होगा कि इन दो वैल्यूज को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये 2 से 1 हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं z ओनली, तो फिर 2 में कंपेयर करना आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। पहले 3 वैल्यूज थी, 3 में से मैंने उन्हें 2 कर दी, तो 2 में कंपेयर करना आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं बता सकता हूं कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, z बड़ी है या फिर c बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो इसी लॉजिक के बिहाफ पर हमारी वर्किंग होगी। तो ये वो बेसिक लॉजिक है जिसके बिहाफ पर आप फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू को। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपको जो वैल्यू अपने क्वेश्चन पे प्रोवाइड की जा रही है वो हार्ड कोडेड नहीं है, बल्कि यूजर खुद क्वांटिटी पहले बताएगा कि वो कितने नंबर को एंटर करना चाहता है, देन आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो पर अगर आप इफ एल्स को देखें तो ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यूजर कितनी वैल्यूज देना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो पे जहाँ पर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन कंफर्म नहीं होती है, यानी nth वैल्यू होती है, तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, लूप को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो आइट्रेशन लूप के बिहाफ पर हैंडल हो। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया वो ये था सम ऑफ द सीक्वेंस, जिसमें आप यूजर से नंबर लेते थे, उसके बाद वो वैल्यू को एंटर करके आप सम डिस्प्ले करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यूजर से नंबर तो लेंगे लेकिन उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिंट की जाएगी, ठीक है। लिहाजा उसी लॉजिक के बिहाफ पर मैं यहाँ पर उस कोड को करने लगा हूँ, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन का काम नहीं है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ नंबर लेते हैं। तो मैंने कहा इंटीजर नंबर, वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट एंड सिमिलरली आई, ये 4 वेरिएबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैंने सबसे पहले कहा कि नंबर ऑफ इंटीजर आप जो एंटर करना चाहते हैं वो बताएं। तो मैंने कहा एंटर योर नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है, टू फाइंड विच वन इज स्मॉलेस्ट, ओके। और उसके बाद हमने इसे स्कैन एफ करके %d कॉमा नंबर पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो नंबर वो वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल स्टोर हो चुके हैं ना। इसके बाद मैं पहली वैल्यू यूजर से लेना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा एंटर योर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर लेने के बाद मैंने इसे %d कर स्मॉलेस्ट पे सेव करवा दिया। यानी इस वक्त तक लॉजिक हमारी ये है कि जो पहली वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है, मैं एज्यूम करता हूं कि वो वैल्यू इस वक्त क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, पहली वैल्यू ही स्मॉलेस्ट है, एज्यूम करते हैं। जब मैंने ये एज्यूम कर लिया है तो अब मैं लूप की तरफ चलता हूं। क्योंकि पहली वैल्यू एंटर करवाई जा चुकी है, लिहाजा मैं i की वैल्यू 1 नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, 2, i लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, ओके। ये नंबर लिखने की वजह हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो n को जाहिर कर रहा है कि कितनी वैल्यू यूजर चाहता है। देन इसके बाद मैंने i++ कर दिया और इसकी बॉडी बना दी। अब यहां से नेक्स्ट वैल्यू एंटर की जाएगी, यानी फर्स्ट वैल्यू तो कर ली उसने, तो मैंने कहा printf एंटर योर नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। /n भी लगाते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें हैं ना वाज़ेह हो जाए। एंड नाउ scanf के थ्रू मैं %d और इसे स्टोर करवाऊंगा वैल्यूज, ठीक है ना, सॉरी वैल्यू है। अब देखो यहां तक काम क्या हुआ, सबसे पहले मैंने यूजर से पूछा आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं, उसने कहा 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सबसे पहली वैल्यू मैंने यूजर से ले ली 5, तो उसने बता दी क्वांटिटी, अब वट कुछ भी लिखा हो उसने लिख दिया 100 पहली वैल्यू, ठीक है। अब यहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा जो कि 2 से लेकर 100 तक चलेगा यकीनी तौर पे, क्योंकि उसने पहली वैल्यू 100 बताई है, सॉरी
पहली वैल्यू जो भी उसने 5 या 10 बताई थी वट वो इसके बिहाफ पर लूपिंग चलती रहेगी, फिर सेकंड वैल्यू पूछी जाएगी, थर्ड वैल्यू पूछी जाएगी, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे चारों वैल्यूज को इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या करना है, कंपेयर करना है कि क्या जो चार वैल्यू यूजर ने बाद में एंटर की है वो इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से छोटी थी या बड़ी थी। इसके लिए मैं लूप के अंदर रहते हुए कहूंगा कि चेक करो इफ वैल्यूज इज लेस देन स्मॉलेस्ट। अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, स्मॉलेस्ट को बराबर कर दो वैल्यू, ठीक है, और फिर मैं लूप से बाहर आऊंगा और उसके बाद कहूंगा कि जो वैल्यू स्मॉलेस्ट की है दरअसल यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। मैं कहता हूं दी स्मॉलेस्ट वैल्यू इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो दरअसल कोई स्पेलिंग की गलती ना हो लिहाजा मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, और ये टेस्टिंग हो गई। चेक करते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली उसी लॉजिक के बिहाफ पर वर्क कर रहा है या नहीं। कंट्रोल एस करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ, सेमीकोलन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैंने एंटर किया 5, तो कितने डिजिट्स में ऐड कराना चाहता हूँ 5, यानी कितने इंटीजर नंबर लिखूंगा। तो सबसे पहले उसने कहा पहले वैल्यू बताएं, मैंने कहा 1। अब मैं लूप के अंदर आ चुका हूँ, मैंने कहा 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों वैल्यू हो गई और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 1, ठीक है। लेट्स सी, वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, इसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर %d नहीं लिखा था, ओके। लेट्स सी अगेन 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड एंटर। तो क्या लिखी हुई आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1, ठीक है। फर्स्ट मेथड से तो उन्होंने चेक कर लिया, अब दूसरे मेथड से चेक करते हैं। इसके लिए मैं अब 1 को लिखूंगा लास्ट पे, 5 को लिखूंगा टॉप पर, लिहाजा F11 अगेन प्रेस करता हूँ। मैंने लिखा 5 नंबर मुझे एंटर करने हैं, पहला है 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो आंसर अभी भी क्या आया 1। अब मैं क्या करता हूं 1 को सेंटर पे रखूंगा, ऊपर और नीचे अलग अलग वैल्यूज रखूंगा। F11 अगेन प्रेस किया, मैंने कहा मुझे 5 नंबर एंटर करने हैं। फर्स्ट पे लिखा मैंने 10, सेकंड पे लिखा मैंने 55, थर्ड पे लिखा 0, फिर लिखा मैंने 100 और फिर लिखा मैंने 68। तो इन 5 वैल्यूज में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 0 है, जो कि मिड पे मौजूद है, और देख रहे हैं आप कि वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये हमारी बेसिक लॉजिक थी जिसके बिहाफ पर आपने देखा कि किस तरह से मैं यूजर से नंबर एंटर करवाने के बाद चेक करवा रहा हूं कि इन वैल्यूज में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, और वो हमेशा किस में स्टोर हो रही है आकर स्मॉलेस्ट में, और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ ये मालूम करने कहा गया कि आप स्मॉलेस्ट मालूम करें, लेकिन मैं इसमें एक मजीद चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब आप स्मॉलेस्ट मालूम कर सकते हैं तो लार्जेस्ट भी तो मालूम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लिहाजा अब मैं इसी इफ के अंदर एक और कंडीशन कहता हूं कि चेक करो वैल्यूज इज ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट, ठीक है। और अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, स्मॉलेस्ट को वैल्यू के बराबर दो। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर एक है कि ये वैल्यू और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के नाम क्या है सेम है ना, लेकिन दोनों की इफ बॉडी अलग अलग है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं, ठीक है, पेस्ट करता हूं, और यहां पर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है ना, मैं यहां लिख देता हूं लार्जेस्ट, ठीक है। आप इस नाम को ना सोचें इस वक्त, आप ये साइन को देखेंगे, यहां पर साइन क्या काम कर रहा है। अभी तक तो हमने इफ के बिहाफ पर लेस देन देखा था कि लेस देन के बिहाफ पर चेक करो, अब मैंने लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया। नाम स्मॉलेस्ट है लेकिन ये चीज प्रिंट नहीं होगी, प्रिंट ये वाली चीज होगी यूजर। लेट्स सी, कंट्रोल एस, F11, 5 वैल्यू एंटर कर रहा हूं, मैंने कहा 10, 0, 20, 30 एंड 50। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 50, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों जगह क्या लिखा आ रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 50 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 50 ऑल्सो। एक काम करते हैं और यहां पर आकर मैं इसका नाम रख देता हूं स्मॉलेस्ट वन की जगह लार्जेस्ट, क्योंकि वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जा रहा है। तो मैंने लार्जेस्ट वेरिएबल को ऊपर इनिशियलाइज करने की जरूरत है, तो मैंने यहां पर कर दिया इसे, ठीक है। अब मैं लार्जेस्ट को किसके बराबर ले रहा हूं,
वैल्यू के। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, /n करते हैं और यहाँ पर भी /n करते हैं और लेट्स सी कंट्रोल एस F11। तो मैंने कहा 5 वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 और आप देख रहे हो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 5। पहले क्या हो रहा था, पहले मैंने वेरिएबल के नाम को चेंज नहीं किया था स्मॉलेस्ट की जगह, तो वो बार बार अपनी वैल्यू को क्या कर रहा था, रिटेन कर रहा था। स्मॉलेस्ट की वैल्यू जो पहले थी वो बाद में भी आ रही थी, तो मैंने नाम को यहाँ पर क्या कर दिया लार्जेस्ट, लेकिन वेरिएबल नेम क्या है, वैल्यू ही है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम को भी जनरेट किया कि ना सिर्फ मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ बल्कि लार्जेस्ट भी फाइंड कर सकता हूँ और नंबर ऑफ सीरीज कोई भी हो सकती है, और हमने सक्सेसफुली यहाँ पर करके देखा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सम ऑफ इवन इंटीजर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने सेशन को स्टार्ट किया था तो हमने सम ऑफ ऑल नंबर मालूम किया था फ्रॉम 1 to 10, लेकिन अब बात हो रही है कि आप सम मालूम तो करें लेकिन इवन इंटीजर का करें। ठीक है, लेट्स सी। और ये इवन इंटीजर 2 से लेकर कहां तक होंगे, 30 तक। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे चलता हूं जहां पर हमने इंटीजर का सम मालूम किया था। तो उस प्रोग्राम को हम कॉपी करके नीचे लेकर आते हैं। तो ये देख रहे हैं सम ऑफ 1 to 10। मैं इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करता हूं और कॉपी करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बाकी इस प्रोग्राम को हम कमेंट करते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल। तो आप देख रहे हो सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू समथिंग 1 है, यहाँ पर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 30 और 1 की जगह क्या लिखूंगा 2, क्योंकि स्टार्ट 2 से हो रहा है। अब मसला ये है कि अभी तक सम तमाम वैल्यू को कर रहा है ना यहाँ पर। अब मैं कहता हूं इफ i mod of 2 इक्वल टू 0, तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। देखो i की एक वैल्यू है हर आइटरेशन पे। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। 2 mod of 2 का मतलब ये होता है कि आप 2 को डिवाइड करो। ठीक है, मैं यहाँ रफ वर्क में भी करके दिखाता हूं। तो कंट्रोल एन करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 2 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, आपने ये लिखा है 2 mod of 2 इक्वल टू 0, और बिल्कुल ऐसे ही होता है। कैसे, देखो अगर आप 2 को डिवाइड करो 2 से तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो हमेशा ये मॉड का साइन आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, जबकि इसे कहते हैं क्वोशंट। तो जब भी आप किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। लिहाजा हमारी लॉजिक भी यही है कि जब कभी भी कोई नंबर i की वैल्यू जब 2 से डिवाइड की जाए और उसका रिमाइंडर क्या है 0, तो तुम सम के अंदर उस वैल्यू को क्या कर दो, सम कर दो। अदरवाइज दूसरी वैल्यू को तुम सम ना करो। ठीक है, तो सम के अंदर सिर्फ उन्हीं वैल्यूज का सम आएगा जो क्या है, इंटीजर है। लिहाजा अब सम की वैल्यू को मैं यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं और मैं यहां पर स्टेटमेंट में लिखता हूं द सम ऑफ इवन इंटीजर फ्रॉम 2 to 30। ठीक है, लेट्स सी, कंट्रोल एस F11 एंड आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 240। ठीक है, अब ये काफी लार्ज वैल्यू है। हमने 1 से 10 तक के सम देखा था, 10 आ रहे थे, वो सॉरी 55 आ रहे थे। तो मैं वैल्यू को चेक करने के लिए 30 की जगह क्या लिख देता हूं 10। ठीक है ना भाई, 2 से 10 तो 55 तो नहीं आना चाहिए। यहां से हमें बात समझ में आ जाएगी कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं F11 प्रेस करता हूं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आंसर क्या आ रहा है 30, और 1 से 10 तक का आंसर क्या था 55। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया कि हमने सम फाइंड किया है इवन इंटीजर का, यानी 2 4 8 6 10। ठीक है, जितने इवन इंटीजर थे उनका सम मालूम किया और उसके बाद उन्हें क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो इस इवन के बजाय ऑड का भी मालूम कर सकते हैं। ऑड का कैसे मालूम कर सकते हैं, देखते हैं। मैंने इसी इफ को दोबारा कॉपी किया, दोबारा पेस्ट किया और यहां पर आके कहा कि अगर इनका मॉड क्या आ जाए
1 के बराबर आ जाए। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर सम इक्वल टू 0 लिखा है, इसी तरह मैंने एक नाम रखा सम 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक और वेरिएबल है। और दूसरे कंडीशन पर मैंने क्या कहा, सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस आई। और जिस तरह मैंने यहाँ पर इवन को प्रिंट करवाया है, इसी तरह मैं ऑड का सम भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ कहा दी सम ऑफ ऑड नंबर्स स्लैश n लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी, कंट्रोल एस, F11। तो आप देख रहे हो कि ऑड की वर्किंग भी बिल्कुल वैसे ही हो रही है। ठीक है, तो ऑड नंबर का भी सम प्रिंट हो रहा है और इवन का भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो सम वन इक्वल टू सम 1 प्लस आई, हम कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि 10 तक देख रहे हैं हम। सॉरी, यहाँ से मैंने 2 से स्टार्ट किया हुआ है, तो थोड़ी सी कंडीशन आउट हो रही है। मैं इसको 1 करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 1 वैल्यू मिस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी आउटपुट क्या होता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, तो 25 आना चाहिए। तो क्या मसला है, तो यहाँ पर हमारी गलती है क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पर सम लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऊपर वाली लाइन को कॉपी किया था और अब मैंने उसको सम 1 कर दिया। लेट्स सी रिजल्ट। एंड अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा दोनों आउटपुट आ रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि हम किस तरह से इवन एंड ऑड नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमने सीरीज ऑफ दी नंबर का सम आप फाइंड करना दिखा था। तो प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया था 2 से लेकर 30 तक, फिर हमने 1 से 10 पर उसे टेस्ट किया, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। तो इस कंप्लीट सेशन के अंदर हमने ये देखा कि प्रॉब्लम की लॉजिक किस तरह से बनती है। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 10, फिर हमने 4.9 को रिजॉल्व किया, फिर हमने 4.10 को किया, 4.11 को किया एंड 4.12 को करने के बाद हमने उसको इवन और इंटीजर ऑड और इवन के दरमियान भी करके देखा कि हम किस तरह से दोनों के अलग अलग सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दूसरा सेशन था, तो यकीनी तौर पे काफ़ी बड़ा हो गया। थर्ड सेशन जो हमारा होगा वो पैटर्न्स पे होगा, लॉजिक बिल्डिंग पे, कि पैटर्न्स को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इन टर्म ऑफ आउटपुट।